हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का दोस्त सी आशीष गुप्ता। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करवाने आया हूं और उस टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। घबराइएगा मत, ये टॉपिक मैं आपको बहुत ही इलैबोरेटेड तरीके से कराने वाला हूं। वैसे तो जैसे हम लोग कॉस्टिंग कर रहे हैं, कॉस्टिंग एक हवा सा रहता है हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, चाहे वो सीए का कोर्स हो, सीएस का कोर्स हो, सीएमए का कोर्स हो। तो कॉस्टिंग में फर्दर अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक बहुत ही एक मार्केट में डर बैठा हुआ है कि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों को ये करवाने वाला हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा और बहुत ही मजा आएगा करने में। जैसे कि कॉस्टिंग एक मार्केट से जुड़ा सब्जेक्ट है, ऐसे यही एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही सिंपल तरीके से, देसी तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाला हूँ। हमारे जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, चाहे वो हमारा सीए हो, सीएमए का कोर्स हो, सीएस एग्जीक्यूटिव का कोर्स हो, चाहे उसके फर्दर इलेबोरेटेड क्वेश्चंस हो या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग्स आपको आए, आपको हर तरीके से यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। जैसे कि हमारे आमिर खान साहब ने कहा है कि काबिलियत होगी तो सक्सेस तो कहीं बच के जा नहीं सकती। ऐसे ही अगर हम सब तरीकों से पढ़ेंगे, कोई भी तरीका छोड़ेंगे नहीं, कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, तो नंबर भी बच के नहीं जाएंगे, हमारे नंबर बिल्कुल आएंगे। तो चलिए, ये टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैं आप लोगों को स्टार्ट करवा रहा हूँ। इसको बहुत ही डिटेल में आप लोगों ने समझना है, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। चलिए, अब हम लोग शुरुआत करें तो बेसिकली सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो आपका टॉपिक है, अगर आप ध्यान करें अपने बचपन अगर मेरी भाषा में बात करें तो 11वीं और 12वीं को मैं कहता हूँ बचपन। तो 12वीं में हम लोगों ने कंट्रोलिंग नाम का चैप्टर किया था। कंट्रोलिंग अगर आप ध्यान करें तो कंट्रोलिंग का मतलब था लुकिंग बैकवर्ड्स। दो पढ़े थे आपने, प्लानिंग था लुकिंग फॉरवर्ड, एंड कंट्रोलिंग वाज लुकिंग बैकवर्ड। लुकिंग बैकवर्ड मतलब एक तरीके से कि ये देखना कि यार मैंने अपनी जो भी कुछ सोचा था, ऑब्वियसली हर कंपनी, हर बिजनेस एक प्लान तो बनाती है कि वो क्या करने वाली है, किस तरीके से करने वाली है। तो सिर्फ प्लान बना के तो जिंदगी भैया चलती नहीं। आपको जिंदगी में एक्चुअल काम भी करना पड़ता है। अगर आप सिर्फ प्लान बनाते रहोगे, काम नहीं करोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। तो उसमें ये था कंट्रोलिंग में कि आप काम करिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस करिए, और उसके बाद देखिए कि आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस वैसे ही करी है जैसे कि आपने प्लान करा था। दैट मीन्स एक तरीके से अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने प्लान के साथ कंपेयर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। जिंदगी में प्लान करना, बहुत कंपेयर करना, प्लान करना और उसके बाद कंपेयर करना बहुत जरूरी है। अगर आप कंपेयर नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप जिंदगी में इंप्रूव नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोगों ने टाइम टेबल बनाया, मैं ऐसे पढ़ूंगा। टाइम टेबल बनाते वक्त हम बहुत जोश में होते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं इतने घंटे पढ़ूंगा। अब आपने एक्चुअल में जब काम किया, अब ज्यादातर अगर हम एज अ स्टूडेंट बात करें तो भैया हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस तो कभी भी हमारे बजट को छू भी नहीं पाती, है ना। पार करना तो दूर की बात है, छू भी नहीं पाती। अब आपने क्या किया, अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने बजटेड टाइम टेबल से कंपेयर करने की बजाय आप लोग टाइम टेबल ही फाड़ के फेंक देते हो। अरे मेरे से नहीं हो रहा यार, छोड़ो। तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं ठीक कर रहा हूँ, प्लान को छोड़ दिया। ये अगर आप करोगे तो आप जिंदगी में कभी इंप्रूव नहीं हो पाओगे। ऐसे कभी बिजनेस नहीं चलता। बिजनेस में आपको पहले प्लान करना पड़ता है, प्लान करने के बाद एक्चुअल काम करना तो बहुत जरूरी है। और उसके अलावा एक चीज और जरूरी है कि आप अपने प्लान को अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करें। क्योंकि अगर आप कंपेयर नहीं कर सकते, अगर आप गलतियां ही नहीं ढूंढोगे तो उन्हें ठीक कहां से करोगे। ये चैप्टर जो है वो आपकी गलतियां ढूंढने का है। अगर आप याद करें, देखिए हमारा जो टॉपिक था 12वीं में, 12th में हम लोगों ने जो टॉपिक किया था दैट वाज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग टॉपिक में पहला प्लान पॉइंट था सेटिंग द स्टैंडर्ड्स। सेटिंग द स्टैंडर्ड्स। अब स्टैंडर्ड्स वर्ड को अभी के लिए फिलहाल आप समझें एक तरीके से प्लान। प्लान बनाना, भाई प्लान हर कोई बनाता है, बिना प्लानिंग के काम नहीं चलता। सेकंड पॉइंट था डू द एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल में जो भी आपको काम करना है वो आप एक्चुअल में परफॉर्म करिए। ऑब्वियसली जिंदगी में सिर्फ प्लान बनाओगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट था आप कंपेयर करिए, कंपेयर द स्टैंडर्ड्स एंड
एक्चुअल परफॉर्मेंस, आप अपने स्टैंडर्ड्स को और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करिए। एंड फोर्थ पॉइंट था, देखिए साफ सी बात है, आप जब भी अपने स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस निकल कर आएंगे, या तो पॉजिटिव डिफरेंसेस निकल कर आएंगे या फिर नेगेटिव डिफरेंसेस निकल कर आएंगे। अगर पॉजिटिव डिफरेंसेस आते हैं, पॉजिटिव डिफरेंसेस आने का मतलब मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो प्लान से भी अच्छी है, तो भैया ये तो खुशी की बात है। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है, हो सकता है हमने प्लान ही छोटा बनाया, हमने प्लान ही इतना छोटा बनाया था कि एक्चुअल परफॉर्मेंस तो उससे ज्यादा कोई बच्चा भी कर ही लेता, तो मेरी प्लानिंग में डिफेक्ट है। अच्छा, लेकिन अगर नेगेटिव डिफरेंस है, दैट मींस अगर मैंने एक्चुअल स्टैंडर्ड से कम परफॉर्म किया है, इसका मतलब भैया मैं तो बेकार आदमी हूं, मेरी परफॉर्मेंस बेकार है। और जब गलती पता लग गई तो बेसिकली फोर्थ पॉइंट वाज करेक्टिव एक्शंस लेना। करेक्टिव एक्शंस बोले तो आप उस चीज को ठीक करें, गलतियों को ठीक करना भी तो जिंदगी में बहुत जरूरी है। ये जो आपका चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये पूरी तरीके से आपका ये जो पॉइंट नंबर थर्ड है, स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल से कंपेयर करके डिफरेंसेस निकालना, हम लोग यहाँ पे अपने इन डिफरेंसेस को बोलते हैं वेरिएंसेस कैलकुलेट करना। वेरिएंस वर्ड आप पकड़िए, वर्ड से अपनी पढ़ाई को कनेक्ट करेंगे तो जिंदगी भर याद रहेगी। वेरी करने का मतलब चेंज होना, डिफरेंसेस आना। तो बेसिकली दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू कैलकुलेटिंग द वेरिएंसेस, इसलिए हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर को वेरिएंस एनालिसिस भी कहते हैं। बात आपको समझ में आई? एक बात स्पेसिफिक बता दूं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के टॉपिक में आपको अपने स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल से कंपेयर करके दिखाना है। स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल से कंपेयर करके दिखाना है, आपका मेन पॉइंट ये है। आप कंपैरिजन इसलिए भी कर रहे हैं ताकि आपको अपनी गलतियां पता लग सके। आपने कुछ प्लान किया और एक्चुअल परफॉर्मेंस करी, अगर आप गलती नहीं ढूंढ रहे तो यू कांट इम्प्रूव। तो ये चैप्टर जो है एक तरीके से गलतियां ढूंढने का और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का ये एक तरीका है। चलिए वापस आते हैं हम लोग, चलिए तो अपने कंसेप्ट पे वापस आते हैं हम लोग। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है, जैसे कि मैंने बताया आपको, अभी एक्सप्लेन किया कि कंट्रोलिंग से रिलेट करता है। कंट्रोलिंग का मतलब मैंने आप लोगों को बताया लुकिंग बैकवर्ड्स। आप लोग यानी अपने स्टैंडर्ड और अपने एक्चुअल्स को आपने कंपेयर करना है, जिसको हम लोग वेरिएंस एनालिसिस भी कह सकते हैं। चलिए, स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब अभी तक मैंने आप लोगों को बहुत इलेबोरेट करके नहीं बताया है। स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब अगर हिंदी में बोला जाए तो स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब होता है टारगेट, एक बेंचमार्क। एक तरीके से मैंने एक टारगेट सेट कर लिया कि मुझे ऐसे करना चाहिए। जैसे कि बचपन में हमारे पास एक मैथ्स के या रीजनिंग के क्वेश्चन हुआ करते थे कि ये एक गड्ढा है जिसको वर्कर्स को 6 घंटे में खोद लेना चाहिए, और एक्चुअल में अगर उन्होंने खोदा 8 घंटे में, तो ऑब्वियसली ये बात समझ में आ रही है कि ये वो लोग अंडर एफिशिएंट है। 6 घंटे के काम को अगर वो 8 घंटे में करते हैं तो साफ सी बात है कि वो बदले मेरे अंडर एफिशिएंट है। सो दिस इज वेरिएंस एनालिसिस। अभी आप लोगों से बात हुई कि वेरिएंस डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे 6 घंटे काम को उन्होंने 8 घंटे में किया तो ये एक नेगेटिव बात है। वही 6 घंटे के काम को अगर ये 5 घंटे में कर लेते तो ये पॉजिटिव बात होती। तो वेरिएंस जो है मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके 2 टाइप के हो सकते हैं। एक आपके फेवरेबल वेरिएंसेस होते हैं। फेवरेबल मतलब आपका पॉजिटिव डिफरेंस आया है। ये जो डिफरेंसेस है, ये जो वेरिएंसेस है आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, फेवरेबल वेरिएंस और दूसरा आपका हो सकता है एडवर्स वेरिएंस। अब इस एडवर्स को आप लोग चाहे तो अनफेवरेबल भी कह सकते हैं। 2 टाइप के आपके वेरिएंस होते हैं। फेवरेबल वेरिएंस एक तरीके से आपका पॉजिटिव डिफरेंस है और एडवर्स वेरिएंस आपका एक तरीके से नेगेटिव डिफरेंस है। सो दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बेसिकली यू हैव टू कंपेयर बिटवीन स्टैंडर्ड्स एंड योर एक्चुअल्स। स्टैंडर्ड वर्ड का क्या मतलब है मैं आपको एक बार अभी बताऊंगा। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आपको हमेशा एक्चुअल रिजल्ट्स के लिए देखनी होती है। मैं आपको अभी बताता हूँ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए कि स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या। देखिए, कंपैरिजन जब भी होता है तो हमेशा उसके लिए बेस ऑफ कंपैरिजन सेम होना चाहिए। जैसे आप लोग बचपन में करते थे, किसी चीज के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन कर रहे थे,
तो डिस्टिंग्विश बिटवीन करने के लिए उसका जो बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन है वो तो आपको एक रखना पड़ेगा ना। तो जब भी आप लोग बेसिकली एक चीज को कंपेयर कर रहे हो तो उसका जो बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन है वो आपको हमेशा सेम रखना पड़ेगा, जो कंपैरिजन का बेस होता है वो आपको सेम रखना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल मेरी मदर ने मेरे को ये बोला, देख सामने वाली लड़की के तो 90% आए हैं और तेरे 60% आए हैं, तो तू कितना अंडर एफिशिएंट है। अब मैं उनको ये कहता हूँ, मम्मी आप क्या कंपेयर कर रहे हो, वो जो बच्ची है वो 6th क्लास में और मैं 12th क्लास में, ऑब्वियसली कंपैरिजन नहीं बनता। कंपैरिजन हमेशा सेम बेस पे होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड वर्ड का क्या मतलब है। स्टैंडर्ड आपको जो कैलकुलेट करना है वो हमेशा एक्चुअल परफॉर्मेंस के लिए कैलकुलेट करना है। देखिए जैसे कि मान लो मैंने एक्चुअल आउटपुट जो बनाया, एक्चुअल आउटपुट जो मैंने बनाया वो मैंने बनाया 55,000 यूनिट्स, ठीक है। अब मेरे एग्जाम्पल को बिल्कुल अब कहानी के तौर पे समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बजटेड आउटपुट। बजटेड वर्ड का मतलब होता है हमारा बजटेड आउटपुट मान लीजिए दे रखा है, दैट मीन्स 60,000। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बजटेड? बजटेड का मतलब होता है, बजट वर्ड का मतलब होता है मेरा प्लान। मैंने प्लान बना रखा था कि मैं 60,000 यूनिट्स बनाऊंगा। चलिए अब ऐसे ही मुझे दे रखा है बजटेड आवर्स, दैट मीन्स इसको बनाने के लिए मुझे कितने आवर्स की जरूरत पड़ेगी ये दे रखा था, एंड दैट वाज 1,20,000 आवर्स। ये मेरा एग्जांपल है। मैंने प्लान किया था कि मैं 60,000 यूनिट्स बनाऊंगा 1,20,000 आवर्स में। अब एक्चुअल में मैंने आउटपुट बनाया 55,000 यूनिट्स, और उसको बनाने के लिए मैं आगे बढ़ता हूं। एक्चुअल में मैंने आवर्स लिए मान लीजिए 1,12,500 घंटे, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे ये बताइए, अगर 60,000 यूनिट्स को बनाने के लिए, 60,000 तो मेरा प्लान था ना, मेरे ख्याली पुलाव थे कि मैं 60,000 यूनिट्स बनाऊंगा। 60,000 यूनिट्स को बनाने के लिए मुझे 1,20,000 घंटे लेने थे, और मैंने एक्चुअल में कितना बनाया 55,000। तो 55,000 को बनाने के लिए कितने घंटे लगने चाहिए थे, ये मेरा सवाल। अब ये प्रोपोर्शनेट फॉर्मूला है, बचपन से करते आ रहे हो भाई। 1,20,000 घंटे आपको 60,000 यूनिट्स को बनाने के लिए लगने चाहिए थे, इंटू 55,000 यूनिट्स को बनाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे। प्रोपोर्शनेट फॉर्मूला है, यूनिटरी मेथड आप इसे कहते हैं, बचपन से कर रहे हैं जी। 2 सेब 26 रुपए के आते हैं, तो 4 सेब कितने के आएंगे, ये तो प्रोपोर्शनेट फॉर्मूला है। अब इसमें भी अगर कभी किसी को परेशानी हो तो भी कोई बात नहीं है, बता देता हूँ। जिस चीज के लिए आवर्स दे रखे हैं उसको मैंने डिनोमिनेटर में रखा है, और जिस प्रोपोर्शन के लिए निकालने हैं उसको मैंने मल्टीप्लिकेशन में रखा है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1,20,000 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 55,000 यूनिट्स मेरी बन जानी चाहिए 1,10,000 घंटे में, ठीक है जी। 1,10,000 घंटे में, और मैंने बनाई 1,12,500 घंटे में। अब आप एक बात सुनिए, मेरा मैनेजर मेरे को कह रहा है यार क्या बात है, तूने तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है, 1,20,000 घंटे में काम करना था, तूने तो 1,12,500 में ही कर दिया, बहुत अच्छी बात है, ले तेरे को मैं चॉकलेट गिफ्ट में देता हूँ। अब आप पहले बताइए क्या वो सही कह रहा है गलत कह रहा है? ऑब्वियसली वो गलत कह रहा है। क्यों? एक दूसरा बंदा आया, उसने उसे समझाया सर आप इसे गलत शाबाशी दे रहे हो, अपनी शाबाशी वापस लो, चॉकलेट वापस लो इससे। आप कह रहे हो 1,20,000 घंटे में काम करना था, ठीक सर 1,20,000 घंटे में 60,000 यूनिट्स बनाने चाहिए थे, इसने बनाए 55,000। उन 55,000 को बनाने के लिए तो इसे 1,10,000 घंटे लेने चाहिए थे। वर्ड्स ना, इतना काम इतने में करना चाहिए था। इसको 1,10,000 घंटे में 55,000 यूनिट्स बनाने चाहिए थे, इसने कितने में बनाए 1,12,500। क्या इसने अच्छा काम किया है? नहीं, इसने बुरा काम किया है। ये बंदा, ये वर्कर अंडर एफिशिएंट है। अब इसको हम क्या बोलते हैं? इस चीज को मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर
एक्चुअल आउटपुट, शब्द से नाम से कनेक्ट कीजिए, ये मेरा एक्चुअल आउटपुट है। एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए इतने घंटे लगने चाहिए थे और इतने घंटे लगे। अब समझ में आया स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब। स्टैंडर्ड मतलब फॉर एक्चुअल ही होता है। एक्चुअल कितने घंटे में होना चाहिए था, दिस इज स्टैंडर्ड, और कितने घंटे में हुआ, दिस इज एक्चुअल। 1,12,500 और 1,10,000 को मैं अगर कंपेयर करूंगा तो बेसिकली यहाँ पर मेरे वर्कर ने 2500 आवर्स मेरे वेस्ट करे हैं। तो ये 2500 आवर्स का मेरे लिए एडवर्स वेरिएंस है। आप लोग समझ में आया कि वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता है। 2500 आवर्स का यहाँ पर ये मेरे लिए देखा जाए तो नेगेटिव वेरिएंस है। चलिए, सो हमेशा ये ध्यान रखना, आपको मैं दोबारा से अपनी बातों को रिपीट कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक है जहां पे हमें अपने स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल से कंपेयर करना है। आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हो तो मैं कहूंगा कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी और कितनी कॉस्ट लगी, इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। और हम ये क्यों कर रहे हैं? दिस टॉपिक इज बेसिकली पार्ट ऑफ योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट ये काम कर रही है, मैनेजमेंट अपने वर्कर्स को देख रही है कैसे काम होना चाहिए था और कैसे हुआ। ये काम क्यों किया जा रहा है? ताकि हम उनकी गलतियां निकाल सकें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकें कि तेरे को ऐसे काम करना चाहिए था और तूने ऐसे किया, ताकि कल को उनकी मैं परफॉर्मेंस का अप्रेजल कर रहा हूँ कि उन्होंने, अप्रेजल क्या होता है? देखना अच्छा किया या बुरा किया, उसी हिसाब से तो मैं उनकी ग्रेडिंग करूंगा, उनकी प्रमोशन देखूंगा। अगर अच्छा काम किया होगा तो मैं उन्हें प्रमोशन दूंगा, नहीं किया होगा तो कहीं ना कहीं उनको डांट सुनने को मिल सकती है। चलिए अब अपनी स्लाइड पे वापस आते हैं। देखिए, बात ये हो रही थी कि हमें अपने स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल को कंपेयर करना है, वेरिएंस एनालिसिस कहते हैं। नाउ व्हाट्स द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? अकॉर्डिंग टू CIMA लंदन, CIMA लंदन बेसिकली आपका जो मेन कॉस्टिंग की और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो डेफिनेशंस दी हैं, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन का इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में अब ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा बहुत हम मार्क भी करने की कोशिश करेंगे। कंट्रोल टेक्निक, कंट्रोल वर्ड आ गया। कंट्रोल वर्ड का मतलब होता है चीजों पे नजर रखना, कैलकुलेट करना, ध्यान रखना। शुरू से बोल रहे हैं, चैप्टर कंट्रोलिंग से रिलेट करता है। Control technique that reports variances by comparing actual cost to preset standards। ये जो मैंने स्टैंडर्ड आपको बताया, ये प्रीसेट स्टैंडर्ड है, पहले से ही निकाल रखा था। अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, स्टैंडर्ड का मतलब है होना चाहिए था। स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? होना चाहिए था। और व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअल? एक्चुअल का मतलब है ऐसा हुआ। एक्चुअल का मतलब है जो हमने एक्चुअल में किया। तो जो हुआ और जो होना चाहिए था उनके बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएंस। सो फैसिलिटेटिंग एक्शन थ्रू मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब है कि मैनेजमेंट मतलब होता है एक तरीके से प्लानिंग करना, ध्यान रखना, चीजों को सुधारने की कोशिश करना। एक्सेप्शन मतलब जिसको मैनेजमेंट की मेन अटेंशन की जरूरत है। अब जिसमें ज्यादा एडवर्स वेरिएंस आ रहा है, यानी उसमें परफॉर्मेंस खराब आ रही है, तो मैनेजमेंट अपना ज्यादा ध्यान उस पर लगाएगी। सीनियर मैनेजमेंट उस पर ध्यान देगी जिसमें एडवर्स वेरिएंस ज्यादा है। कहीं ना कहीं जो चीजें ठीक चल रही है उनको अपने जूनियर्स को डेलीगेट कर देंगे। ये चीज के लिए भी हमारा ये चैप्टर बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं जिनमें परफॉर्मेंस हमारी खराब आ रही है, मान लीजिए हमारी प्रोडक्शन की परफॉर्मेंस खराब आ रही है या हमारी सेल्स की परफॉर्मेंस खराब आ रही है, सेल्स टीम बहुत गलतियां कर रही है, तो मैं सेल्स टीम पर ज्यादा एक्स्ट्रा ध्यान दूंगा, बाकियों पे इतना ध्यान नहीं दूंगा। दिस इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये शब्द आपने सुना होगा शायद बीकॉम में, जब आप बॉम का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का जब सब्जेक्ट पढ़ रहे थे तब भी ये चीज आती है। समझ में आया आप लोगों को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? इस टॉपिक में बेसिकली दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू कंपैरिजन। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू कंपैरिजन। आगे देखते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्या क्या एडवांटेजेस है। अब मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली आप लोगों को बता रहा हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। इट हेल्प्स इन परफॉर्मेंस एनालिसिस। परफॉर्मेंस एनालिसिस में मेरा ये कंसेप्ट, जैसे कि मैंने बताया, आप अगर कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी या नहीं थी। परफॉर्मेंस एनालिसिस,
अब दूसरा पॉइंट है मेरा होल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स। सही बात है, जब मैं उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करूंगा, कमियां निकालूंगा, तभी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी और उन्होंने क्या परफॉर्म करी, उनकी अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ मैं एक शब्द और लिख रहा हूं यहाँ पे, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? जवाबदेही। एक किसी को आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, अब उसके प्रति उसकी जवाबदेही बनती है ना, वो बताएगा ना आपको, एक्सप्लेनेशन देगा ना, सर मैंने ये अच्छा नहीं किया, तो क्यों नहीं किया वो बताएगा। चलिए अब मैं आपको एक छोटी सी एक अपने तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कि यहाँ पर क्यों हम अलग अलग डिफरेंसेस, वेरिएंसेस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और एम्प्लॉइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बनती है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए एक कहानी सुना रहा हूँ, आप कहानी पे ध्यान दीजिएगा। जैसे हर बिजनेस की, आप मुझे ये बताइए, हर बिजनेस का एक तरीके से ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अगर एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर आप कहेंगे सर हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव जो देखा जाए तो वैसे तो प्रॉफिट कमाना होता है, प्रॉफिट इंक्रीज करना। मैं चाहता हूं कि मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो। अब मैं थोड़ा इस टॉपिक को नेगेटिव सेंस में समझा रहा हूं। मान लेते हैं कि मेरा प्रॉफिट उतना नहीं आया जितना मैं चाहता था, यानी मेरा प्रॉफिट नीचे जा रहा है। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, प्रॉफिट नीचे जाने की क्या वजहें हो सकती हैं? आपका प्रॉफिट उतना नहीं है जितना आप चाहते थे, इसकी दो वजहें हो सकती हैं। या तो सेल्स उतनी नहीं हो पाई जितनी आपने सोची थी, यानी एक्चुअल में सेल्स हुई कम, एक्चुअल में सेल्स हुई कम। दूसरी वजह, या तो कॉस्ट ज्यादा लगी जितनी आपने सोची थी। भैया ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना कि क्या कहते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। अब प्रॉफिट ज्यादा ना आने की दो ही वजह हो सकती है, या तो सेल्स कम हुई होगी या फिर कॉस्ट ज्यादा लगी होगी। अब मेरे को आप ये बताइए कि अगर आपका प्रॉफिट उतना नहीं आया जितना आपने सोचा था, दैट मीन्स आपका एक्चुअल प्रॉफिट बजटेड प्रॉफिट के बराबर नहीं आया। बजट पहले प्लान बना रखा होगा कंपनी ने कि मैं इतना प्रॉफिट कमाऊंगी। अब अगर उतना प्रॉफिट नहीं आया तो क्या आप अपनी पूरी कंपनी को नौकरी से निकाल दोगे? है पूरी कंपनी की गलती है? नहीं, हिसाब से आपको देखना चाहिए कि गलती किसकी थी। या तो सेल्स टीम वालों की गलती हो सकती है या फिर कॉस्ट लगाने वालों की गलती हो सकती है। बात समझ में आ रही है? सेल्स वालों की गलती हो सकती है या फिर कॉस्ट वालों की गलती हो सकती है। या तो एक्चुअल सेल्स बजटेड सेल्स के मुकाबले नहीं हुई, या फिर एक्चुअल के कॉस्ट बजटेड कॉस्ट से ज्यादा लगी। आप लोग बजटेड वर्ड का मतलब समझ गए? तो दो टाइप के वेरिएंसेस तो ओवरऑल हो सकते हैं। एक हमारे सेल्स वेरिएंसेस हम लोग देख सकते हैं, दूसरे हम आपके कॉस्ट वेरिएंसेस वगैरह कैलकुलेट किए जा सकते हैं। एक में देखा जाएगा भैया या तो सेल्स में गलती थी, सेल्स उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, या कॉस्ट ज्यादा लगी जितनी लगनी चाहिए थी उससे ज्यादा लगी। अब फर्दर, अब कॉस्ट में भी क्या आप पूरी कॉस्ट डिपार्टमेंट को नौकरी से निकाल दोगे? नहीं, आप देखिए कि कौन सी कॉस्ट ज्यादा लगी। हमें पता है, हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, एक प्रोडक्ट को बनाने में तीन टाइप की कॉस्ट लगती है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और तीसरी इनडायरेक्ट कॉस्ट लगती है जिसे हम कहते हैं ओवरहेड्स। सो कॉस्ट वेरिएंस फर्दर तीन टाइप के आपके हो सकते हैं। एक आपका हो गया मटेरियल वेरिएंसेस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस हो सकता है मटेरियल कॉस्ट ज्यादा लगी हो, जितनी बताई थी उससे ज्यादा लगी हो सकता है लेबर कॉस्ट ज्यादा लगी हो, जितनी सोची थी उससे ज्यादा लेबर कॉस्ट लगी, और हो सकता है जितनी सोची थी उससे ज्यादा आपकी ओवरहेड्स कॉस्ट ज्यादा लगी हो। तो बेसिकली इस टॉपिक में आपको ढूंढना पड़ेगा, डिटेल में सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं आई है, अगर आपको प्रॉफिट इतना नहीं हुआ है, तो गलती किसकी है? सेल्स टीम की गलती है या कॉस्ट टीम की गलती है? कॉस्ट टीम में भी मटेरियल वालों की गलती है, लेबर वालों की गलती है, या फिर ओवरहेड्स वालों की गलती है? समझ में आया? इसलिए आपको ये पॉइंट बोला गया था कि भैया आपको हर एम्प्लॉइज की और मैनेजर्स की, अब सीधी सी बात है, मटेरियल का जो कामकाज है वो कहीं ना कहीं मटेरियल डिपार्टमेंट के मैनेजर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी,
परचेज मैनेजर पे होगी। लेबर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं वो एचआर वाले के ऊपर होगी। अब किसी और की गलती की सजा अब किसी और को तो नहीं दे सकते ना। खराब काम किया, हम मटेरियल ज्यादा महंगे खरीदे परचेज मैनेजर ने, आप उसके लिए एचआर को तो नहीं सुना सकते। एचआर ने ज्यादा लेबर रेट पर लेबर को रखा, आप उसके लिए परचेज मैनेजर को तो नहीं सुना सकते। इसलिए ये चैप्टर जो है वो आपकी जो क्या कहते हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ पर्सनेल फिक्स करता है। पर्सनेल का मतलब क्या होता है? पर्सनेल का मतलब होता है आपके एम्प्लॉइज। तो आपको ये चेक करना जरूरी है कि आपने जो प्लान बनाया था, आप तो अपने एम्प्लॉइज को प्लान बना के देते हो ना, ऐसे करना है, इतने में मटेरियल खरीदना है, इतने में लेबर को पैसे देने हैं। अब एक्चुअल में आपके एम्प्लॉइज ने वैसा ही काम किया या नहीं किया, ये चीज आपको जरूर देखनी पड़ेगी। चलिए वापस आते हैं अपनी बात पर। देखिए मैंने आपको पहला पार्ट बोला कि परफॉर्मेंस एनालिसिस करने के लिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए ये टॉपिक जो है वो कहीं ना कहीं हमारा काम में आता है। सेकंड पॉइंट, सारी बातें उसी से जुड़ी हुई हैं जो आपको पूरी चर्चा करी गई है। आपका अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं और गलतियां निकलती हैं, भैया गलतियां निकालना जिंदगी में बहुत जरूरी है। ठीक है, जिंदगी में देखा जाए तो सक्सेस पाने का एक अगर तरीका अपनाया जाए तो पहला पॉइंट आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, आप पहले अपनी गलतियां ढूंढें। और सेकंड पॉइंट, अगर आपने अपनी गलतियां ढूंढ ली, अब गलतियां ढूंढ के बैठ जाना और रोना, हाय यार मेरे से गलती हो गई, इससे कुछ नहीं होता। सेकंड पॉइंट, आपको अपनी गलतियों को रेक्टिफाई भी करके दिखाना पड़ेगा, इससे सक्सेस मिलती है। ऐसे ही बिजनेस में आपने वेरिएंस एनालिसिस कर लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी गलती ढूंढ ली, लेकिन इससे ही कुछ नहीं होगा। गलतियां ढूंढोगे तो आप कहीं ना कहीं सुधार करोगे, आपकी एफिशिएंसी में या फिर आपकी परफॉर्मेंस में इंक्रीज आएगा। देन थर्ड पॉइंट, इट इनेबल्स मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जिसकी चर्चा कुछ देर पहले हुई थी, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन मतलब एक तरीके से एक्सेप्शन मैंने उन चीजों को बोला है विच रिक्वायर्स मोस्ट अटेंशन, जिन चीजों में ज्यादा गड़बड़ी आ रही है, ज्यादा परेशानी हो रही है, उन चीजों को मैनेजमेंट के ध्यान की ज्यादा जरूरत है, उनको सीनियर मैनेजमेंट देखेगी। सिंपल सी बात है, अगर 40 बच्चे क्लास में है और कहीं ना कहीं आपके ज्यादातर बच्चे ठीक है और 3 या 4 बच्चे ज्यादा कमजोर हैं, तो ऐसा टीचर उन 3 या 4 बच्चों पर ज्यादा नजर बना के रखनी चाहिए, ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसे जो मेरी चीजें ज्यादा अच्छी परफॉर्म करती हैं, कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉइज, वो डिपार्टमेंट्स मेरी नजरों में चढ़ जाएंगे कि यार इस डिपार्टमेंट में मुझे भरोसा है कि ये मेरे लिए हमेशा अच्छा काम करेगा। जो डिपार्टमेंट्स में ज्यादातर एडवर्स वेरिएंस आते हैं, गलतियां आती हैं, मैं हमेशा उन पर एक एक्स्ट्रा ध्यान रखूंगा कि यार ये डिपार्टमेंट हमेशा मुझे नुकसान कराता है, इस पर ध्यान दो। और जो सही डिपार्टमेंट है, जो नॉर्मल डिपार्टमेंट है, उनका ध्यान जूनियर डिपार्टमेंट रख लेगा, जूनियर मैनेजमेंट रखेगी। मैं अपना ध्यान उन पर दूंगा जो ज्यादा एक्सेप्शनल्स हैं, जिनमें ज्यादा गड़बड़ियां हैं। देन नेक्स्ट पार्ट, मीन्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन, हम लोग कॉस्टिंग कर रहे हैं तो भैया कॉस्ट बचाना तो हमारा धर्म है, कॉस्ट कम करना हमारा धर्म है। अगर आप वेरिएंस नहीं निकालते, गलतियां नहीं ढूंढते, तो आप उन गलतियों को रेक्टिफाई भी नहीं कर पाओगे। अब आपने अपने परचेज मैनेजर को कहा था कि ये पर्टिकुलर मटेरियल 6 रुपए प्रति किलो के दाम पे खरीदना, उसने खरीदा 8 रुपए प्रति किलो के दाम पे, महंगा खरीदा। जब तक आप उसकी गलती ही नहीं आइडेंटिफाई करोगे कि उसने महंगा खरीदा, तब तक अपनी कॉस्ट को कम करने के बारे में कहां से सोचोगे। तो ये चैप्टर बिजनेस के लिए बहुत ही लॉजिकल है। एक किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी मैनेजमेंट के लिए ये चैप्टर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर आपका एक तरीके से समझ लीजिए देसी भाषा में गलतियों को ढूंढकर, डिटेल में ढूंढकर रेक्टिफाई करने का ये टॉपिक है। हमें तो ढूंढ कर देना है, हमें वैसे ये जो करेक्टिव एक्शंस हैं जो कैसे उन्हें ठीक किया, ये तो थ्योरेटिकल बातें हैं, प्रैक्टिकल तो हमें वो गलतियां ढूंढनी है कि क्या होना चाहिए था और क्या हुआ। मटेरियल की बात करें तो कितने मटेरियल का खर्चा होना चाहिए था और कितना हुआ, कितना लेबर का खर्चा होना चाहिए था और कितना हुआ,
कितना ओवरहेड्स का खर्चा होना चाहिए था और कितना हुआ, कितनी सेल्स होनी चाहिए थी और कितनी सेल्स हुई। समझ में आया आपको? ये आपका बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक जो है वो रिलेट करता है। अब हम थोड़ा इसको मैं प्रैक्टिकल तरीके से और आपको एक बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी आपको एम्प्लॉइज और अपने मैनेजर्स की गलतियां ढूंढनी है सो दैट दे कैन इम्प्रूव। आप परफॉर्मेंस एनालिसिस कर रहे हो। देखिए ओवरऑल आप लोगों से ये बात हुई थी कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि प्रॉफिट आपको डिक्रीज जा रहा है, तो इसकी दो वजहें हो सकती है, या तो सेल्स उतनी नहीं हुई जितनी आपने सोची थी, या कॉस्ट उतनी नहीं हुई, जितनी कॉस्ट आपकी ज्यादा लगी जितने आपने सोची थी। तो अल्टीमेटली आपके दो टाइप के वेरिएंसेस हो सकते हैं, सेल्स वेरिएंसेस और कॉस्ट वेरिएंसेस। फिर कॉस्ट में भी आपको बताया गया था कि कॉस्ट तीन टाइप की होती है, तो मटेरियल भी हो सकता है ज्यादा लगी हो, लेबर हो सकता है ज्यादा, लेबर का खर्चा ज्यादा लगा हो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस आ सकते हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस आ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ओवरहेड ज्यादा लगा हो, जबकि ये दोनों आपकी मेन दोनों डायरेक्ट कॉस्ट है। तो हो सकता है किसी भी कार में डायरेक्ट कॉस्ट भी लगती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लगती है, डायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा लगी हो, या क्या पता इनडायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा लगी हो। ऐसे ही आगे बात करें, अब मैं मेन आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाला हूं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिकल भी समझाना है, प्रैक्टिकल समझाना है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस की अगर बात की जाए तो मैं ये देखने वाला हूं कि मेरा कितना मटेरियल का खर्चा होना चाहिए था और कितना मटेरियल का खर्चा हुआ। दैट मींस डिफरेंस इन माय मटेरियल कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए थी, स्टैंडर्ड मतलब होना चाहिए था, और एक्चुअल में कितनी मटेरियल कॉस्ट लगी। चलिए अब थोड़ा इसको वर्बली देखेंगे तो शायद हमें इतना समझ में नहीं आएगा, इतना कंफर्टेबिलिटी नहीं बैठेगी। हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं आपको अपने पहले देसी तरीके से सॉल्व करवाता हूँ, उसके बाद मैं इन स्लाइड्स पे आपके पास वापस आऊंगा। उसके लिए आप एक बार ये आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। चलिए सो इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को हम लोग देखने वाले हैं। इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को मैंने पहले आपको एक पार्ट कराऊंगा, देन आपको दूसरा पार्ट कराऊंगा। अब देखिए, फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट द मटेरियल स्टैंडर्ड इज। इस पूरे टॉपिक में आपको स्टैंडर्ड और एक्चुअल इंफॉर्मेशन ढूंढनी है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही रॉ तरीके से समझा रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में आपके 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल लगे। इस एक प्रोडक्ट को बनाने में आपके 2 मटेरियल जो है वो लगते हैं। क्वेश्चन के अनुसार आपका 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल एक्स लगता है 6 kg, जिसको आपको बाजार में 8 रुपीज पर केजी के दाम पे खरीदना चाहिए। मटेरियल Y लगता है 4 kg, जिसको आपको 10 रुपीज पर केजी के दाम पे खरीदना चाहिए। ये आपकी स्टैंडर्ड एजम्पशन, स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है। एक पर्टिकुलर वीक में आपने 1000 यूनिट्स बनाए, आपने 1000 यूनिट्स बनाए, और एक्चुअल में आपको क्या करना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल्स को कंपेयर करना है। इन 1000 यूनिट्स को बनाने के लिए एक्चुअल में आपने मटेरियल एक्स लगाए 5900 kg और उनको खरीदा 9 रुपीज के दाम पे। मटेरियल वाई 4800 kg आपने लगाया और इसको खरीदा 9.50 पर केजी के दाम पे। देखिए ये चीज को अभी हम दोबारा एक बार देखते हैं। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? आपको एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक्स जो है वो आपको यूज करना चाहिए था। एक को बनाने के लिए आपको एक्स यूज करना चाहिए था 6 kg, और वो भी आपको 8 रुपीज पर केजी के दाम पे खरीदना चाहिए था। वाई आपको 4 kg लगाना चाहिए था और इसको आपको 10 रुपीज पर केजी के दाम पे लगाना चाहिए था। एक्चुअल इंफॉर्मेशन, पहली एक्चुअल इंफॉर्मेशन तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी ये है कि आपने
एक्चुअल आउटपुट जो बनाया है, हर क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट आपके पास होना जरूरी है, और ज्यादातर क्वेश्चन में आपको एक्चुअल आउटपुट दिया होगा। अगर बाई चांस नहीं दिया होता, दैट मीन्स आप एक्चुअल आउटपुट, आप बोलोगे एक्चुअल आउटपुट और वर्चुअल आउटपुट एक है, जितना बनाने की सोचा था उतना ही बनाया। एक्चुअल में आपने आउटपुट बनाया 1000 यूनिट्स, और इन 1000 यूनिट्स को बनाने के लिए आपने एक्स जो है वो 5900 kg आपने यूज किया, और वो आपने यूज किया 9 रुपीज के दाम पे। वाई आपने 4800 kg यूज किया, और वो आपने यूज किया 9.50 पर केजी के दाम पे। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए ध्यान से, आपने एक्चुअल आउटपुट बनाया 1000, यानी मुझे जो कंपैरिजन करना है वो 1000 के बेस पे करना है। सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं अपनी स्टैंडर्ड। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मैं फॉर्मूले कभी डायरेक्टली नहीं बताता, पहले आपको एक समराइज्ड तरीके से समझाऊंगा। देखिए, क्योंकि होता क्या है, एमसीक्यू में कई बार सवाल जो है वो आपके जो मैच द फॉलोइंग वगैरह आते हैं, वो कई बार आपको इलेबोरेटेड ना आके ऐसे आ जाती है, कोई एक ओवरऑल फॉर्मूला देता है, वो ऊपर जो मोटा मोटा जो फॉर्मूला है वो भी आपको आना चाहिए। देखिए, मैं देखना चाहता हूँ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यानी हिंदी में मैं डिफरेंस देखना चाहता हूँ कि कितना मटेरियल का खर्चा आना चाहिए था माइनस कितना मटेरियल का खर्चा आया। देखिए, फॉर्मूला वुड बी, अभी मैं इस पे और चर्चा करूंगा, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, कितना मटेरियल कॉस्ट आना चाहिए था माइनस एक्चुअल में कितना मटेरियल कॉस्ट आया। चलिए देखिए, आपको मैं एक बात और बता दूं, फ्रॉम द कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग क्या चाहोगे कि आपकी कॉस्ट ज्यादा आए या कम आए? आपको जितनी कॉस्ट बताई गई थी, आप क्या चाहोगे कि आपका वर्कर कम कॉस्ट में काम खत्म कर ले या ज्यादा कॉस्ट में काम खत्म कर ले? सर, अगर कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो हम तो हमेशा चाहेंगे कि कॉस्ट कम आए, कॉस्ट कम आए। फॉर्मूले हमेशा ऐसे बनाए जाते हैं कि आंसर प्लस में आना चाहिए। ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सेकंड वाली जो फिगर है वो आपकी कम होगी, तभी आंसर पॉजिटिव में आएगा। आप अगर चाहते हो कि आपकी कॉस्ट कम आए तो आप हमेशा अपनी एक्चुअल कॉस्ट को फॉर्मूले में बाद में रखोगे। फॉर्मूले आप लोग खुद बना सकते हो, बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए। लॉजिक ये है कि आप चाहते हो कि एक्चुअल कॉस्ट कम आए, इसलिए आपने एक्चुअल कॉस्ट बाद में रखी है। जितने भी कॉस्ट वेरिएंसेस होंगे, आप सबने चाहते हो कि कॉस्ट कम लगे, तो आपको कॉस्ट बाद में रखनी है। अगर आपको आंसर पॉजिटिव चाहिए तो आंसर पॉजिटिव आता है नहीं आता ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन फॉर्मूले हमेशा पॉजिटिव इंटेंशन से बनाए जाते हैं। ऐसे ही सेल्स में आप लोग चाहोगे कि एक्चुअल सेल्स ज्यादा हो, तो एक्चुअल सेल्स आप पहले रखोगे। बात समझ में आई? देखिए, इतनी मटेरियल कॉस्ट आनी चाहिए थी माइनस इतनी मटेरियल कॉस्ट आई। चलिए, अब ये जो चीज है यहाँ पर आप एक बात समझिए, कॉस्ट वर्ड हमेशा दो चीजों से मिलकर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक एग्जाम्पल है, बड़ा मशहूर है। मेरी मदर ने मुझे गाजर का हलवा बनाने के लिए बोला। अब उसके लिए उन्होंने मुझे बाजार भेजा। अब उन्होंने कहा गाजर खरीद के लाइयो। अब मेरा कॉस्ट, मेरी खर्चा दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक, मैं कितने किलो गाजर खरीद के लाता हूं। दूसरा, कि 1 किलो गाजर कितने की मिलती है। ठीक बात है जी, मैं कितने किलो गाजर लेकर आता हूं, और दूसरा 1 किलो गाजर कितने की मिलती है। ध्यान दीजिएगा, आपको एक यूनिट फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, आपको 5 किलो मटेरियल की जरूरत पड़ती है। एक यूनिट फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको 5 किलो मटेरियल की जरूरत पड़ती है, और 1 किलो मटेरियल जो है वो बाजार में 15 रुपए प्रति किलो का आता है। ठीक बात है, आपको 1 यूनिट बनाने के लिए 5 किलो मटेरियल लगाना है, और 1 किलो मटेरियल जो है वो 15 रुपए का आता है। आप मुझे ये बताइए कि आपको एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने में टोटल खर्चा कितना आएगा। 5 इंटू 15, ऑब्वियसली आपको 75 रुपए में 1 यूनिट बन पाएगी। बात समझ में आई? व्हाट डू यू कॉल 75 को आप क्या बोलोगे? 75 वुड बी कॉल्ड एज मटेरियल कॉस्ट।
कॉस्ट हमेशा दो चीजों से मिलकर बनती है कि सामान कितना लेना है और 1 किलो सामान कितने का है। ये जो 15 किलो, ये 15 रुपए प्रति किलो है, इसे आप लोग कहते हैं मटेरियल प्राइस। फर्क समझिए, प्राइस शब्द में और कॉस्ट शब्द में फर्क है। प्राइस मतलब बाजार में मटेरियल कितना मिल रहा है, और कॉस्ट, प्राइस वर्ड मटेरियल के कंटेक्स्ट में यूज किया गया है और कॉस्ट वर्ड जो है फिनिश प्रोडक्ट के लिए यूज किया गया है। एक बात और छोटी सी बता दूं, मटेरियल के कंटेक्स्ट में हम लोग शब्द यूज करते हैं क्वांटिटी। मटेरियल जितने किलो लगता है, जैसे हमें 5 है, 5 किलो क्वांटिटी है, मटेरियल क्वांटिटी। और फिनिश गुड के लिए वर्ड यूज होता है आउटपुट। आउटपुट वर्ड जो है वो फाइनल प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, और क्वांटिटी प्रोडक्ट जो है वो आपका मटेरियल के लिए यूज होता है। ये बात को ध्यान में रखिए। अब ये बात हुई कि कॉस्ट हमेशा दो चीजों से मिलकर बनती है कि कितनी क्वांटिटी लेनी है और कितने प्राइस पे लेनी है। बात समझ में आई आपको? चलिए, जैसे कि अभी बात हुई कि कॉस्ट हमेशा दो चीजों से मिलकर बनती है कि एक तो कितनी क्वांटिटी खरीदनी है और कितने दाम पे खरीदनी है। तो मैं इसको अगर फर्दर इलेबोरेट करूं, ओवरऑल फॉर्मूला क्या होगा, समझ में आ गया आपको? स्टैंडर्ड कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी माइनस एक्चुअल कितनी कॉस्ट लगी। अब स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट को आप इलेबोरेट कर सकते हैं, कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगनी चाहिए थी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का पूरा नाम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। जितना आउटपुट बंदे ने बनाया उसके लिए कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी और उसे किस प्राइस पे खरीदा जाना चाहिए था, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल में कितनी मटेरियल कॉस्ट लगी, ये कैसे निकालोगे? एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी लगी, ध्यान रखिएगा यहां पर आता है एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। आपने अपने काम में कितनी क्वांटिटी लगाई और आपने उस क्वांटिटी को कितने दाम पे खरीदा। समझ में आया जी? कॉस्ट हमेशा दो चीजों से मिलकर निकलेगी, कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगनी चाहिए थी और किस दाम पे लगनी चाहिए थी, माइनस एक्चुअल में आपने कितनी क्वांटिटी लगाई और किस प्राइस पे लगाई। चलिए, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले मैं कैलकुलेट करवा रहा हूं, आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखिए, अब ये क्वेश्चन में दो मटेरियल है तो हर चीज, हर कैलकुलेशन दो मटेरियल्स के लिए होगी, एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी। सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। आप लोग देखिए, फॉर्मूले वगैरह भूल जाइए, छोड़ दीजिए उसको अपने दिमाग से। आप सिंपल देखिए कि कैलकुलेट क्या करना है, बेसिक तरीके से देखो सब कुछ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट मतलब जितना आपने आउटपुट बनाया उसके लिए कितना किलो लगना चाहिए था। अब सबसे पहले मटेरियल एक्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपकी मटेरियल एक्स की बात करते हैं। वो कह रहा है 1 यूनिट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए 6 किलो मटेरियल एक्स लगेगा, और आपने कितना आउटपुट बनाया है? आपका एक्चुअल आउटपुट है 1000 यूनिट्स, यानी 1000 को बनाने के लिए 6000 किलो लगने चाहिए थे। ठीक है, और अगर आप एक्चुअल इंफॉर्मेशन याद करें तो एक्स को आपने बनाने के लिए 5900 केजी लगाया है, यानी ये तो अच्छी खबर है। जो काम में 6000 किलो मटेरियल लगने चाहिए थे, आपने उसको 5900 किलो लगा के निपटा दिया। ऐसे ही मटेरियल वाई के लिए अगर देखा जाए तो मटेरियल वाई 1 यूनिट को बनाने के लिए 4 किलो लगना चाहिए था, तो 1000 को बनाने के लिए कितना लगना चाहिए था? 1000 को बनाने के लिए 4000 किलो लगना चाहिए था। वहीं पर आपने एक्चुअल में वाई में 4800 केजी यूज करें भैया, ये तो बहुत दुख की खबर है। जो काम 4000 किलो वाई लगाकर हो जाता, उस काम में आपने 4800 किलो वाई लगाए, ये आपके लिए दिक्कत वाली बात है। वहीं आपकी स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस भी फर्क है दोनों की। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसके लिए मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस ओवरऑल, आपको इलैबोरेटेड फॉर्मूला लिखूंगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट बाद में क्यों आती है? क्योंकि यू वांट कि एक्चुअल कॉस्ट कम आए। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम कैसे देखते हैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, किस दाम पे खरीदनी चाहिए थी। एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कितनी क्वांटिटी लगाई और किस दाम पे लगाई।
ओवरऑल इससे पता लग जाएगा कितना खर्चा आना चाहिए था और कितना खर्चा आया। तो एक्स और वाई के लिए अलग अलग, एक्स की मुझे 6000 किलो लगाने चाहिए थे और उसे खरीदा जाना चाहिए था 8 रुपए के दाम पे, जबकि अब एक्चुअल इंफॉर्मेशन देखें तो एक्स के आपने 5900 केजी लगाए और वो भी 9 रुपए के दाम पे, वो भी 9 रुपए के दाम पे। तो एक्स की अगर कैलकुलेशन किया जाए 6000 किलो लगाए जाते 8 रुपए के दाम पे तो खर्चा आना चाहिए था 48,000 माइनस 5900 केजी लगाए 9 रुपए के दाम पे तो खर्चा आ गया 53,100। इसका मतलब आपने एक तरीके से, आपको दिख रहा होगा 5100 का ज्यादा खर्चा लगाया है, यानी 5100 एडवर्स, प्लस माइनस नहीं लिखते हैं आप पे, 5100 एडवर्स। ऐसे ही y का 4000 केजी यूज होना चाहिए था 10 रुपीज के दाम पे, एक्चुअल में आपने 4800 केजी यूज किया 9.50 के दाम पे, यानी खर्चा होना चाहिए था y के लिए अगर बात करूं तो खर्चा होना चाहिए था 4000 इंटू 10 40,000, जबकि एक्चुअल में खर्चा हो गया 4800 इंटू 9.5 45,600। भैया यहाँ पर भी बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है, 5,600 रुपए का नुकसान कराया सामने वाले बंदे ने, 5,600 एडवर्स, यानी कुल मिला के मेरा मटेरियल का नुकसान कितना बैठ गया 51। अब ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, आपको पता है। मेरा कुल नुकसान कितना है 5100 और 5,600, मेरा कुल नुकसान एक तरीके से हो गया 10,700 एडवर्स। समझ में आया आपको किस तरीके से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट किया गया है। इतना खर्चा होना चाहिए था माइनस इतना खर्चा हुआ, आपको यही कैलकुलेशंस जो है वो आपको करनी पड़ती हैं। बात आपको क्लियर समझ में आई? ये स्टैंडर्ड कॉस्ट क्वांटिटी की कैलकुलेशन समझ में आई? कोई फॉर्मूले नहीं है आपके कॉस्टिंग में, बहुत ही लिटरल बेसिक आप दिमाग लगाइए। 1 यूनिट को बनाने के लिए 6 किलो लगने चाहिए थे तो 1000 को बनाने के लिए 6000 किलो, 1 यूनिट को बनाने के लिए 4 किलो लगने चाहिए थे तो 1000 को बनाने के लिए 4000 किलो, इतने दाम पे खरीदना चाहिए था, इतने दाम पे खरीदा। अगर मैं थोड़ा, देखिए हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, हम लोगों का मेन एनालिसिस दिमाग होना चाहिए। मैं एनालिसिस करूं तो एक्स में मुझे दिख रहा है कि 6000 किलो लगाने चाहिए थे, बंदे ने काम निपटा दिया 5900 किलो में। यहाँ पर यानी मटेरियल लगाने में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, सामान उसे 8 रुपए में खरीदना चाहिए था, उसने 9 रुपए में खरीदा, यहाँ पे परफॉर्मेंस बेकार है। 4000 किलो लगाने चाहिए थे वाई के, लगाए 4800 किलो, यहाँ परफॉर्मेंस खराब है। वाई खरीदा जाना चाहिए था 10 रुपए का, खरीदा है 9.5 रुपए का, यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्यों बात कर रहा हूँ, देखो जी, अब 10,700 का नुकसान है मटेरियल में, ठीक है। अब इस नुकसान के पीछे किसकी गलती है? हम, मुझे ये पता है कॉस्ट लगने की 2 वजहें होती हैं, या तो क्वांटिटी ज्यादा लगाई होगी, बात ध्यान से सुनिए, कॉस्ट ज्यादा लगने की 2 वजहें हो सकती हैं, या तो क्वांटिटी ज्यादा लगाई होगी या फिर ज्यादा महंगी खरीदी गई होगी। बात ठीक है। अब मैं इस गलती का 10,700 के नुकसान का फर्दर 2 पार्ट्स कर दूंगा। देखिए, ये जो आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपने यहाँ पे निकाला, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपने यहाँ पे निकाला, आपका 10,700 एडवर्स का कॉस्ट वेरिएंस आपका आ गया। इसकी वजह क्या है मैं देखने वाला हूँ। भाई मुझे ये पता है कॉस्ट की 2 वजहें होती हैं, यहाँ तो प्राइस या फिर क्वांटिटी। तो एक इसका हो जाएगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यानी ये हो सकता है कि आपने ज्यादा मटेरियल यूज कर लिया हो, और दूसरा पार्ट हो जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यानी ये भी हो सकता है कि आपने ज्यादा प्राइस पर ये चीज खरीदी हो। तो ये बात साफ है, मैं पहले आपको बता दूं कि आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस और दूसरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो आपके मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर आएगा। आप लोग वेरीफाई करना कि आ रहा है या नहीं आ रहा। लॉजिकल है, कॉस्ट 2 चीजों से बन के निकलती है, क्वांटिटी और प्राइस। तो यूसेज वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट अलग अलग करना पड़ेगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि क्यों अलग अलग करना पड़ रहा है, देखो भाई
मटेरियल का ज्यादा यूज, मटेरियल ज्यादा लगना, ये कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्शन मैनेजर के हाथ में होता है। ये हमारे कहीं ना कहीं प्रोडक्शन मैनेजर के हाथ में होता है। और मटेरियल खरीदना ये हमारा परचेज मैनेजर, आप लोगों ने हायरार्की, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की पढ़ रखी है तो भैया अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग मैनेजर होते हैं, सबके पास अलग अलग जिम्मेदारियां होती है। आपको बताया गया था कि ये टॉपिक कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां फिक्स करने के लिए है, गलतियों के लिए है, ढूंढने के लिए कि किसकी गलती है। अब वही, अगर मटेरियल ज्यादा यूज किया तो इसमें गलती किसकी है? प्रोडक्शन मैनेजर की है, परचेज मैनेजर की नहीं है। अगर महंगा खरीदा तो गलती किसकी है? परचेज मैनेजर की है। तो किसी और की गलती की सजा आप किसी और को तो नहीं सुनाओगे ना। और ये चैप्टर गलतियां ढूंढने का है। दूसरी बात, कोई अपनी गलती कभी मानता है ना? इस जहान में एक चीज जो कभी हमारी नहीं होती वो क्या है? वो है गलती। सर गलती तो हमारी नहीं है। परचेज मैनेजर बोलेगा सर मैंने महंगा नहीं खरीदा, उसने ज्यादा क्वांटिटी लगाई है। यूसेज मैनेजर बोलेगा सर मैंने कुछ नहीं किया, उसने ज्यादा महंगा खरीदा। भैया ऐसे तो हम लोग पागल घूमते रहेंगे, दोनों एम्प्लॉइज हमें पागल बना देंगे। ऐसे कैसे अलग करोगे? तो यहाँ पर आप गलतियों को ढूंढ ढूंढ के निकालने वाले हो। अब कोई भी आपसे बचेगा नहीं। समझ में आई? अब यूसेज वेरिएंस में मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्शन मैनेजर से रिगार्डिंग डिफरेंस इन क्वांटिटी यूज्ड। डिफरेंस इन क्वांटिटी यूज्ड मैं चर्चा करने वाला हूं कि जितनी इतनी क्वांटिटी लगानी चाहिए थी, इतनी क्वांटिटी क्यों लगाई, क्वांटिटी में डिफरेंस क्यों है, सिर्फ क्वांटिटी। सुनिए, मेरा यूसेज मैनेजर कहेगा, मेरा प्रोडक्शन मैनेजर कहेगा सर मेरी कोई गलती नहीं है, परचेज वाले की गलती थी, मैंने तो ठीक काम किया। अब मैं उसे समझा रहा हूं, देख बार बार उसका नाम लेना बंद कर। उसको जितने में खरीदना था उसने उतने में खरीदा, उसको साइड रख। ठीक है, उसको जितने में खरीदना था स्टैंडर्ड प्राइस साइड रख। तू ये बता इतना लगाना चाहिए था, इतना क्यों लगाया? फॉर्मूला देखिए, पहले समझा रहा हूं। आप प्रोडक्शन मैनेजर से जब बात कर रहे हैं तो प्राइस को पहले तो रखिए साइड में, क्योंकि वो बार बार नहीं तो आपको प्राइस बार बार बीच में बोलता रहेगा सर उसकी गलती है, उसने महंगा खरीदा, उसने महंगा खरीदा। भाई उसने जितने पे खरीदना चाहिए था उतने पे ही खरीदा, तू उस बात को तू साइड रख। तू मुझे ये बता इतनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, जितना तूने सामान बनाया है उसके लिए इतनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, तूने इतनी क्वांटिटी क्यों लगाई ये बता। इतनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, इतनी क्वांटिटी क्यों लगाई? समझ में आ रहा है? प्राइस जब मैं यूसेज वाले से, मुझे गलतियां अलग अलग करनी है, अगर कांस्टेंट नहीं रखूंगा तो अलग अलग कैसे कर पाऊंगा? प्राइस को मैंने कांस्टेंट पे रखा, मैंने बोला इतनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, इतनी क्वांटिटी क्यों लगाई? ये बात आपको समझ में आ रही है? अब ये चीज एक्स और वाई दोनों के लिए कैलकुलेट करते हैं। सो एक्स के लिए हमारा स्टैंडर्ड प्राइस जो था दैट वाज 8 रुपीज। चलिए, एंड एक्स के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमने निर्धारित करी थी कि हमें यूज करनी चाहिए वो हमारी थी 6000 किलो। 6000 किलो यूज होनी चाहिए थी, जबकि एक्चुअल में बंदे ने कितनी यूज करी है? एक्चुअल में उसने यूज करी है 5900 केजी। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने तो अच्छा काम किया। वे 6000 किलो की जगह उसने 5900 किलो यानी 100 किलो उसने कम लगाए हैं। यानी एक तरीके से उसकी वजह से हमें कितना फायदा हुआ? 100 किलो इंटू 8 रुपए, उसमें मेरा 800 रुपए का फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है, यानी इसने मेरा फायदा करा है। बात समझ में आई? वाई में 10 रुपए का प्राइस होना चाहिए था, 4000 किलो का स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में 4800 केजी का एक्चुअल क्वांटिटी लगा। तो 4000 किलो लगना चाहिए था और 4800 लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंदे ने 800 किलो ज्यादा यूज किया है, तो यहाँ पर उसकी गलती है। उसने मेरा 800 इंटू 10, कहीं ना कहीं यहाँ पे उसने मेरा 8000 रुपए का नुकसान करा है। यानी कुल मिला के एक्स के लिए मेरे प्रोडक्शन मैनेजर की परफॉर्मेंस अच्छी है, वाई के लिए खराब है, और कुल मिला के उसने मेरा 7200 एडवर्स का नुकसान करा है। मेरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया था 10700 एडवर्स, जिसमें से 7200 का नुकसान प्रोडक्शन मैनेजर ने कराया है। मैं इंटरप्रेट करके बता सकता हूँ कहीं ना कहीं रिमेनिंग फिगर 3500 का नुकसान प्राइस की वजह से हुआ होगा।
क्योंकि ये दोनों इसी के तो पार्ट्स हैं, इनका टोटल इसके बराबर आने वाला है। समझ में आई? चलिए अब हम देखते हैं प्राइस वेरिएंस की बात। जब मैं परचेज मैनेजर के बाद जाऊंगा, बार बार वो भी कहेगा सर मेरी कोई गलती नहीं है, उसने क्वांटिटी ज्यादा लगाई, उसने क्वांटिटी मैं ज्यादा खरीदी। हम उससे बोलेंगे भाई उसने जो खरीदी वो खरीदी, उसने जो लगाई वो लगाई, तू ये बता इतनी प्राइस पे खरीदनी थी, इतने प्राइस पे क्यों खरीदी? समझ में? बात को ध्यान में रखना। हम उससे बोल रहे हैं उसने जितनी क्वांटिटी खरीदी वो खरीदी। बेसिकली यहाँ पे मैं कंसीडर करने वाला हूँ डिफरेंस इन प्राइस। क्वांटिटी को कांस्टेंट, यहाँ पे अपने प्राइस को कांस्टेंट रखा और क्वांटिटी पे चर्चा करी। यहाँ पे आप क्वांटिटी को कांस्टेंट में रख के प्राइस पे आप चर्चा करेंगे। हमने उसको बोला जितनी क्वांटिटी खरीदी वो खरीदी, उसको छोड़। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, एक्चुअल क्वांटिटी उसने जो लगाई वो लगाई, तू अपनी बात कर। स्टैंडर्ड प्राइस इतने पे खरीदनी चाहिए थी माइनस एक्चुअल प्राइस इतने पे क्यों खरीदी, प्राइस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली यहाँ पर आपको एक डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड प्राइस यूज किया, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी को बाहर क्यों रखा? देखिए प्राइसिंग की बात जब भी आती है, जो पैसा आपने दिया वहां पे हमेशा डिमांड लॉ लग जाता है, और डिमांड लॉ एक्चुअल क्वांटिटी के बेस पर होता है। जब आप मंडी में बाजार में सामान खरीदने गए होगे तो फिर कहीं ना कहीं ट्रेड डिस्काउंट वाली चीजें आ जाती है, डिमांड लॉ आ जाता है। और आप जब को जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको डिस्काउंट मिला होगा तो इस बेस पे मिलेगा आप कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो। सब्जी वाले से ये थोड़ी बोलोगे भाई मैंने इतनी क्वांटिटी खरीदने की सोचा था, मैंने सोचा था मुझे उस पर इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन मैंने खरीद इतनी रहा हूं तो प्लीज मुझे वो डिस्काउंट दे दे। साहब बोलेगा भाई साहब कैसी बावलों वाली बातें कर रहे हो, जितनी क्वांटिटी खरीदोगे उसके हिसाब से तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट वगैरह आपका देखूंगा मैं। तो प्राइस के लिए हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी देखनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये चीज भी मुझे एक्स और वाई के लिए करनी है। एक्स में मुझे एक्चुअल क्वांटिटी मैंने यूज करी 5900 केजी, जिसे खरीदना चाहिए था 8 रुपए के दाम पे, और मैंने उस चीज को खरीदा 9 रुपए के दाम पे। अब यहाँ पे दिख रहा है कि 8 रुपए की चीज को 9 रुपए पे खरीदा है तो 1 रुपया महंगा खरीदा है। खरीदी है 5900 केजी, तो कहीं ना कहीं इस बंदे ने मेरा 5900 का नुकसान करवाया है। वाई का एक्चुअल क्वांटिटी लगाई गई 4800 केजी, सामान खरीदना था 10 रुपए के दाम पे और खरीदा है 9.5 रुपए के दाम पे, यानी इसने मेरा हर किलो पर 50 पैसे का फायदा कराया है। 50 पैसे इंटू 4800, इस बंदे ने मेरा 2400 रुपए का फायदा कराया है। तो एक्स के लिए परचेज मैनेजर ने महंगा खरीदा तो नुकसान हुआ है, वाई के लिए सस्ता खरीदा तो फायदा हुआ है। और कुल मिला के एडवर्स माइनस फेवरेबल पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस होता है। 5900 का नुकसान हो गया, 2400 का फायदा हो गया, तो कुल नुकसान जो है वो आपका 3500 रुपए का हो गया, जैसे कि हमने पहले बात करी थी। तो आप यहाँ पर अपनी वेरिफिकेशन दिखा सकते हो, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस विल बी इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। आप देख सकते हैं 7200 और 3500 का टोटल मेरा 10,700 के बराबर आया, जो मेरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था। अभी तक आपको बात समझ में है? हमने ओवरऑल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाला, जो हमने निकाला कि इतना मटेरियल पे खर्चा होना चाहिए था, इतना खर्चा हुआ। कॉस्ट हमेशा दो चीजों से बनती है, क्वांटिटी और प्राइस से। तो मैंने अपने डिफरेंसेस को, वेरिएंस को अलग अलग किया कि इतना वेरिएंस जो है वो मेरे क्वांटिटी मैनेजर की वजह से है और इतना वेरिएंस जो है वो मेरे प्राइस मैनेजर की वजह से है। जो यूसेज वेरिएंस था दैट वाज, उसका कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल मैनेजर जो था वो प्रोडक्शन मैनेजर था, उससे बात करी तो प्राइस को कांस्टेंट पे रखा और क्वांटिटी के डिफरेंसेस लिए। जब परचेज मैनेजर से बात करी तो क्वांटिटी को कांस्टेंट में रखा और प्राइस के डिफरेंसेस लिए। तो वो हमने कैलकुलेट किया, हमारा एक्स का आया 72, मतलब जो यूसेज वेरिएंस है वो टोटल 7200 एडवर्स आया, प्राइस वेरिएंस 3500 एडवर्स आया, जो टोटल मेरे 10,700 के बराबर हो। चलिए ये बात आपको इतनी समझ में आई। ये चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा रखी है, देखिए ये आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, विच वाज डिफरेंस इन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट
उसके अब कॉस्ट के दो पार्ट हो गए, या तो प्राइस की वजह से हुआ होगा जिसमें मैंने स्टैंडर्ड और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस देखा, यूसेज वेरिएंस जिसमें मैंने स्टैंडर्ड और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस देखा। एक बात मैंने आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे समझा रखी है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो होती है वो हमेशा ध्यान रखना एक्चुअल आउटपुट, मैं शुरू से बताया था कंपैरिजन के लिए बेस सेम होना चाहिए। और ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप कैसे निकाल सकते हो, बजटेड क्वांटिटी अपॉन बजटेड आउटपुट, यानी जितना आपने प्लान किया था उतने के लिए इतना लगना चाहिए था और आपने इतना बनाया तो इसके लिए कितना लगता, प्रोपोर्शनेट फॉर्मूला। आपको तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा था कि x के लिए 1 यूनिट के लिए 1 किलो दे रखा था, 6 किलो लगना चाहिए, y के लिए 4 किलो लगना चाहिए, यानी आपको बजटेड क्वांटिटी और बजटेड आउटपुट का जो फ्रैक्शन है वो आपको सॉल्व करके दे रखा था, नहीं होता तो करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल वहां पर ये लिखा होता कि मैं 1200 यूनिट्स बनाने का मैंने प्लान किया था, माय बजटेड आउटपुट इज, जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, माय बजटेड आउटपुट इज 1200 units and for 1200 units budgeted quantity of x is 7200 kg। 1200 बनाने के लिए 7200 kg लगना चाहिए था और आपका एक्चुअल आउटपुट है 1000 यूनिट्स, तो आपको बताना है 1000 के लिए कितना लगना चाहिए था। तो क्या करते, ऐसे सॉल्व करते, 7200 किलो 1200 के लिए लगता तो 1000 के लिए कितना लगता, अब 7200 डिवाइड बाय 1200 6 होता है, 6 इंटू 1000, आंसर 6000 किलो। अगर आपने ऐसे दिया होता कि माय प्लान बजटेड आउटपुट इज टू प्रोड्यूस 1200 यूनिट्स, माय बजटेड क्वांटिटी 7200 केजी, तो मुझे ऐसे सॉल्व करना पड़ता। इस सवाल में जो मैंने उठाया है उसमें ये 6 आपको सॉल्व करके दे रखा है, आपने उसे सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसे भी होता है और ये बहुत आसान चीज है। चलिए इसके बाद आगे मैं अपनी चर्चा को बढ़ाता हूं। जब भी आपके पास दो मटेरियल्स होते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में है, एक यूनिट को बनाने के लिए जब भी आपके पास दो मटेरियल होते हैं तो एक तो आपने बात करी कि हर वेरिएंस आपको दोनों मटेरियल्स के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा और फिर टोटल करना पड़ेगा एक्स के लिए, क्योंकि एक्स के लिए हिसाब अलग हो सकता है, वाई के लिए हिसाब अलग हो सकता है। जब भी आपके पास दो मटेरियल है तो एक चर्चा और होती है, जैसे आपको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए दो मटेरियल लगाने हैं, यानी दोनों मटेरियल को आपस में मिक्स करना है। अब जब भी आपको प्लान समझाया गया होगा, मैनेजमेंट ने तरीका बताया होगा, तो उन्होंने बताया होगा कि भैया जैसे दो मटेरियल है एक्स और वाई, तो एक्स को इतना मिलाइए तो वाई को इतना मिलाइए, उनकी एक स्टैंडर्ड रेशो आप लोगों को बताई गई होगी। संजीव कपूर साहब ने आपको शाही पनीर बनाने का तरीका बताया है, तो उन्होंने बताया होगा कि उसमें इतना पनीर मिलाना है तो इतनी प्योरी मिलानी है, एक प्रॉपर एक रेशो होगी। ठीक है, मुझे माफ कीजिएगा बीच में खाने की बात कर रहा हूँ, बच्चे ज्यादातर कहते हैं सर खाने की बात मत किया करो, वैसी बहुत भूख लग रही होती है, आप बीच में शाही पनीर गाजर का हलवा ले आते हो, उस चीज के लिए थोड़ा माफी चाहूंगा मैं, चिंता मत करो, मुझे भी भूख लग रही है। तो उन्होंने बताया है कि इसमें इतना पनीर लगाना है, इतनी प्योरी लगानी है। आपने भैया इनकी रेशो ही बिगाड़ दी, अपना मनमौजी पनीर डाला, अपना मनमौजी प्योरी डाली, शाही पनीर तो खराब हो ही गया और एक फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है। कैसे हो सकता है समझिए, मैं ये बता रहा हूं, अगर आपके एक से ज्यादा मटेरियल है, इन केस ऑफ 2 or more materials, in case of 2 or more materials, mixing of two materials is to be controlled। उन दोनों को आपस में कैसे मिक्स किया है, जैसे मिक्स करने का बताया था वैसे ही किया है या नहीं किया है, ये आपको देखना पड़ेगा। चलिए आपका एक सवाल मैं प्रॉपर डिटेल में चर्चा करता हूं, क्योंकि आपके एग्जाम भी डिटेल में ही होने वाले हैं। आपसे क्या कहते हैं, आप मेरे से ये पूछोगे कि सर सामने वाला बंदा क्यों मिक्सिंग चेंज करेगा, क्यों रेशो चेंज करेगा, क्या रेशो चेंज करने से उसको कोई फाइनेंशियल फायदा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। समझिए एक छोटा सा एग्जांपल देखो, मैंने अपने लेबरर को एक इंस्ट्रक्शन दी थी, स्टैंडर्ड हम जिसे कहते हैं, हमने उसे कहा था एक्स के लगाइयो 10 किलो और ये बाजार में आता है 70 रुपए का, वाई के लगाइयो 3 किलो और ये बाजार में आता है 12 रुपए का। ठीक है जी, चलिए
अब एक्चुअल में उसने क्या किया, उसने एक्स लगाया 5 किलो, प्राइस भाई बाजार में 70 रुपए की थी, मैं प्राइस के ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। वाई उसने कुल मिला के लगा दिया 8 किलो, जो बाजार में था 12 रुपए का। उसने गड़बड़ी करी है, समझना भैया। उसने सोचा, अब आप देखिए कि वर्कर ने बेसिकली हेराफेरी करी क्या। मैंने से कहा था 10 किलो एक्स लगने चाहिए 70 रुपए के दाम पे, यानी हो गए एक तरीके से मेरे 700 रुपए। 3 किलो तेरे को लेने हैं 12 रुपए के दाम पे, यानी 36 रुपए। यानी कहीं ना कहीं मैंने इसको 736 रुपए का बजट भी तो दिया होगा, 736 रुपीज इसको दिए होंगे ना खरीदारी करने के लिए। इसने क्या हेरा फेरी करी, इसने 5 किलो खरीदे। इसने देखा यार एक्स जो है महंगा मिल रहा है, एक काम करता हूँ एक्स लगाता हूँ कम। 5 और 8 दोनों मिला के 13, ये भी 13, किसी को पता लगेगा नहीं, गड़बड़ी कर देता हूँ। 5 किलो इसने लगाए 70 रुपए के दाम पे, इसने खर्चा किया 350। 8 किलो इसने लगाए 48 रुपए के दाम पे, 12 रुपए के दाम पे, तो 8 इंटू 12 इसका हो गया 96। इसने कुल मिला के खर्चा कर दिया आपका 350 और 96 446। आप देखिए भैया, इसमें 736 माइनस 446, 736 में से 446 खर्चा किया, 290 रुपए बच गए। 290 रुपए घर ले गया, बीवी के लिए बढ़िया सा पिज्जा खरीद के दे दिया उसने। बीवी भी खुश हो गई बात से। समझ में क्या गड़बड़ी करी है इस बंदे ने। ये रेशो चेंज करके, एक्स और वाई की रेशो चेंज करके कहीं ना कहीं इसने मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी खराब करी और कहीं ना कहीं मेरा नुकसान भी करवा दिया। समझ रहे हैं, ये नुकसान, ऐसी चालाकियां करना हम लोगों के खून में है, हम लोग हमेशा से करते आए हैं। अगर आप कहीं एम्प्लॉइज को देखें तो भैया बहुत लोग करते हैं। कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयर ने 500 रुपए दिए अपने एम्प्लॉय को, जा बेटा 500 रुपए दे रहा हूँ, ऑटो में जाइए वहां से वहां तक। वो क्या करता है, ऑटो में क्यों जाऊं, बस लेता है, 15 रुपए की बस लेता है, 485 रुपए अंदर। समझ रहे हो, तो ये गड़बड़ी बहुत ही बेसिक गड़बड़ी है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके 2 से ज्यादा मटेरियल्स हैं तो 2 मटेरियल्स कैसे मिक्स होने चाहिए थे, आपको इस चीज को भी ध्यान देना चाहिए। और अगर ऐसा है तो मैं बता दूं होगा क्या। जो आपका ये अभी अभी डिस्कस किया गया है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, इस मटेरियल यूसेज वेरिएंस को भी आपने फर्दर 2 पार्ट्स में इलैबोरेशन करना है। एक आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब देखो नाम में ही आ गया मिक्स वेरिएंस। मिक्स में बात होनी है कि किस रेशो में मिलना चाहिए था सामान और किस रेशो में मिला। यहां पर चर्चा होगी कि देखो एक बात तो है, पहली बात है, लेबरर को मैंने जितनी क्वांटिटी लगाने के लिए कहा था उसने उतनी क्वांटिटी नहीं लगाई, तभी तो यूसेज वेरिएंस आया, उसके लिए मैंने उसे डांट दिया। अब मैं उससे कह रहा हूं, मेरी बात को समझना, हिंदी में समझना, उससे मैं कह रहा हूं तूने जितनी भी क्वांटिटी लगाई उसे स्टैंडर्ड रेशो में लगाना चाहिए था, तूने अपनी ही रेशो भी चेंज कर दी। वो कह रहा है सर आप बात समझ में नहीं आ रही, क्या बात कर रहे हो, डांट तो चुके हो मुझे एक बार, कितनी लगानी थी इतनी लगाई, बार बार उसी बात को, इसको इस रेशो में लगाना था, ये क्या बात है। मैंने कहा नहीं, दोबारा समझ मेरी बात को। मैंने जो भी तूने किया, चल जो भी तूने किया, लेकिन करता तो एटलीस्ट मेरी बताई गई रेशो में, कम से कम प्रोडक्ट ही अच्छा बन जाता। तूने भैया पूरा गुड़ गोबर कर दिया, तूने तो वो रेशो भी मेंटेन नहीं करी जो मैंने बताया था। हम भी पढ़े लिखे लोग हैं भैया, तेरे को बताया है ऐसे बना अच्छा शाही पनीर बनेगा, तूने बनाया नहीं। दैट मीन्स, मेरी बात समझिए, मैं उसे कह रहा हूं जो तूने किया उसे मेरी बताई गई रेशो में करता। इस चीज को बोलते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। उसे समझाने के लिए, अपने लेबरर को, अपने मैनेजर को समझाने के लिए मैं अपना स्टैंडर्ड रिवाइज कर रहा हूँ। मेरी बात करने का तरीका देखिएगा, मैं उससे कह रहा हूँ चल भैया जो तूने किया ठीक है, लेकिन जो भी तूने किया उसे एटलीस्ट हमारी बताई गई, मैं अपने पुराने स्टैंडर्ड को भूल रहा हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि एक्स को 6000 किलो लगना चाहिए था, वाई को 4000 किलो लगना चाहिए था, छोड़ दे। जो भी तूने लगाया उसे मेरी बताई गई रेशो में तो लगा देता कम से कम। अब मैं यहाँ कंपेयर करने वाला हूँ कि अगर वो उसने जो रेशो मेंटेन नहीं करी उसकी वजह से मुझे क्या नुकसान हुआ है। रिवाइज्ड, अब देखो प्राइस के ऊपर चर्चा तो होनी नहीं, तो भैया प्राइस को तो रख दो अपना कांस्टेंट। ऑब्वियसली कौन सी प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। प्राइस को भूल जा, जो प्राइस थी वो थी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी लगानी चाहिए थी यूजिंग स्टैंडर्ड रेशो, तूने अपनी ही कुछ क्वांटिटी लगा दी, अपनी ही क्वांटिटी लगा दी, वो भी अपनी ही रेशो में। तो ये क्या बात हुई।
अब ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब हम लोग आप लोग देख लेते हैं। जिस तरीके से मैंने जो भाषा में बोला है वही मैं लिखने वाला हूँ। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि भाई मेरे मैनेजर ने, मैं उसको बोल रहा हूँ कि जो तूने एक्चुअल क्वांटिटी लगाई है अगर तू उसे स्टैंडर्ड रेशो में लगाता तो जो आता दैट वाज रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यानी तेरे को समझाने के लिए, तेरी गलती तेरे को समझाने के लिए मैं अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज कर रहा हूँ। मैं इसको लिख देता हूँ, एक्चुअल क्वांटिटी को अगर आप स्टैंडर्ड रेशो में लिखेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी को अगर आप स्टैंडर्ड रेशो में लिखेंगे दैट विल बी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और एक्चुअल क्वांटिटी क्या हो गया? एक्चुअल क्वांटिटी हो गया भैया एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल रेशो। बंदे ने एक तो अपनी मनमौजी एक्चुअल क्वांटिटी लगाई, उसके लिए मैं उसे डांट चुका हूँ यूसेज रेशो में। अब मैं उसे कह रहा हूँ कि उसने यूसेज वेरिएंस में, अब मैं उसे कह रहा हूँ यार तूने रेशो भी चेंज कर दी। आप लोगों को दिख रहा होगा एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो, एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल रेशो। एक्चुअल क्वांटिटी तो दोनों में ही है, रेशो का डिफरेंस है। दिख रहा है आप लोगों को? रेशो का डिफरेंस है। तो मिक्स वेरिएंस में मैं मेनली रेशो का डिफरेंस देखना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। अब देखिए अगर मैं बात करूं एक्स की, ठीक है, मैं यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, यानी जो भी इन्होंने एक्चुअल में क्वांटिटी यूज करी है उसे एटलीस्ट ये यूज तो स्टैंडर्ड रेशो में करते। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो। देखिए एक्चुअल क्वांटिटी, एक्स ने एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी लगाई? एक्स की अगर देखा जाए तो एक्चुअल में क्वांटिटी लगी है 5900, और y की देखा जाए तो y की एक्चुअल में क्वांटिटी लगी है 4800। कुल मिला के बात करें तो 5900 प्लस 4800 10,700 kg इन्होंने एक्चुअल में यूज किया है। हम कह रहे हैं कि यार जो किया वो किया, इसके ऊपर झगड़ा हो चुका है यूसेज वेरिएंस में, लेकिन उसे एटलीस्ट हमारी बताई गई रेशो में करते। और हमारी बताई गई स्टैंडर्ड रेशो थी 6:4। हमने कहा था 6 किलो एक्स यूज करोगे तो 4 किलो वाई यूज करना तो प्रोडक्ट भी अच्छा बनेगा। दैट वाज आवर स्टैंडर्ड रेशो। तो एटलीस्ट 10,700 किलो को इतनी रेशो में तो यूज करते। अब मैं निकाल रहा हूँ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी अगर मैं 10,700 को इस रेशो में बांटना है, यानी 10,700 इंटू 6/10, और y का हो गया 10,700 इंटू 4/10। अगर ये रेशो मेंटेन की होती तो x यूज होता तकरीबन 62420 kg और y यूज होता 4280 kg। बात आपको समझ में आई? मैं अपने लेबर को समझा रहा हूँ कि भैया जो भी किया है उसे हमारी बताई गई रेशियो में करता, तू इतना यूज करना चाहिए था। लेकिन क्या उसने फॉलो किया? नहीं। अगेन उसने अपना अड़ियल दिमाग लगाया, उसने x के 5900 kg यूज करे, y के 4800 यूज करे। आपको डिफरेंस दिख रहा है? यही चीज आपने देखनी है। देखिए x के लिए अगर मैं ये रेशियो देखूं तो प्राइस का तो कोई चक्कर है नहीं। x का स्टैंडर्ड प्राइस था 8 रुपए। अगर वो मेरी रेशो मेंटेन करता तो उसे यूज करना चाहिए था 6420, जबकि उसने यूज किया 5900। अपेरेंटली इट इज गुड, उसे 6420 यूज करना चाहिए था, उसने 5900 यूज किया। इट इज गुड, उसने मेरी क्वांटिटी बचाई है। लेकिन फेवरेबल वेरिएंस है, वेरिएंस तो है ना इस टॉपिक में। वेरिएंस कैलकुलेट करने में पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। हाँ, हमारे लिए नेगेटिव ज्यादा नुकसानदायक है। ठीक है जी। वाई अगर देखेंगे तो स्टैंडर्ड प्राइस आपको जो मेंटेन करने के लिए कहा गया था, वो मेंटेन करने के लिए कहा गया था 10। आप अगर हमारी रेशो में यूज करते तो यूज करते 4280, आपने लगाया 4800 kg। यहाँ पे एक नुकसान दिख रहा है, ज्यादा लगाया। एक्स के लिए अगर बात की जाए तो एक्स में कितना आपका फायदा हुआ है? 6420 लगाने चाहिए थे, बंदे ने 5900 kg लगाया, यानी 520 kg का फायदा कराया। इनटू 8 4160, 4160 फेवरेबल है। दूसरे में देखें तो 4280 लगाने चाहिए थे, 4800 लगाए, यहाँ पे 520 kg ज्यादा लगाए। इनटू 10 5200 का बंदे ने मेरा y की वजह से नुकसान करा दिया एडवर्स। अगर आप सोच रहे हैं सर
मिक्स वेरिएंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से मैनेजर की होती है? तो भाई जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर जाती होगी कि प्रोडक्शन मैनेजर को इतना यूज करना चाहिए था और इतना यूज किया। कुल मिला के 50 to 100 का y की वजह से नुकसान हुआ और x की वजह से 4160 का फायदा हो गया। तो कुल मिला के मुझे नुकसान है 1040 का, 1040 एडवर्स। बात समझ में आई? मटेरियल यूसेज वेरिएंस का एक पार्ट तो जब भी, अब यह तभी होगा जब कम से कम दो मटेरियल होंगे। दो मटेरियल है तो चर्चा होगी मिक्सिंग की। अब अगली बात सुनिए, मटेरियल यूसेज वेरिएंस का आपका एक पार्ट, मटेरियल यूसेज वेरिएंस का आपका एक पार्ट हो गया मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। दूसरा पार्ट अगर आप देखें तो दूसरा पार्ट इज कॉल्ड एज मटेरियल यील्ड वेरिएंस। क्या बोलते हैं? मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड वर्ड आपने सुना होगा, यील्ड का मतलब होता है अल्टीमेट रिजल्ट। ठीक है, एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर हम जिस चीज को कह सकते हैं, अल्टीमेट इफेक्ट इज कॉल्ड एज यील्ड। यील्ड वर्ड जनरली रिटर्न्स के लिए यूज किया जाता है। अल्टीमेट प्रॉफिट कितना हुआ, अल्टीमेट रिजल्ट कितना हुआ। इसे यहाँ पे आपको बता दूं, सब यूसेज वेरिएंस भी कहते हैं, मटेरियल सब यूसेज, या फिर आप इसे रिवाइज्ड यूसेज भी कह सकते हैं, है ना। यूसेज वेरिएंस का पार्ट है ना, तो आप इसे सब यूसेज और रिवाइज्ड यूसेज भी कह सकते हैं। मटेरियल मिक्स वेरिएंस हमने समझ लिया, यील्ड वेरिएंस देखिए, दिस इज बैलेंसिंग फिगर, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ऑब्वियसली इन दोनों का टोटल इसके बराबर आने वाला है, तो मैं बैलेंसिंग फिगर के तौर पे तो ऑब्वियसली कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन समझिए, बेसिकली मान लो आपकी मम्मी ने आपके लिए टाइम टेबल बनाया था कि बेटा 10 घंटे पढ़ना है, आपसे नहीं हो पा रहा, ठीक है, आप पढ़े 7 घंटे, ठीक है। अब ओवरऑल 3 घंटे का आपने देखा जाए तो आपकी कैपेसिटी नहीं है, उन्होंने आपको डांटा, ठीक है जी, सुन लिया। अब उसके बाद उन्होंने आपको थोड़ी रियायत दी कि चल बेटा कोई बात नहीं, कम से कम अब आपको ऐसे समझिए, उन्होंने कहा था 10 घंटे में 4 चैप्टर करने हैं, 10 घंटे में 4 चैप्टर करने हैं, आपने 7 घंटे में करे 2 चैप्टर, 7 घंटे में करे 2 चैप्टर, ठीक है जी। अब 10 घंटे 4 में 4 चैप्टर करने हैं, तो एवरेज लगाया जाए तो 2.5 घंटे में आपको 1 चैप्टर करना था। 10 डिवाइड बाय 4, 2.5 घंटे में आपको 1 चैप्टर करना था। अब आपने क्या करा, आपने करे हैं 2 चैप्टर। इस हिसाब से 2 चैप्टर करने के लिए आपको 5 घंटे लगने चाहिए थे, आपने लगाए 7 घंटे। ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस खराब है, आपको डांट सुनी। अब आपकी मदर कह रही है चल बेटा कोई बात नहीं, कम से कम तू 10 घंटे नहीं पढ़ पाया तो चल, क्या कहते हैं, इसको कम किया, कम से कम 8 घंटे पढ़ लेता, लेकिन आपने तो पढ़े 7 घंटे। अब उन्होंने आपकी बेनिफिट के लिए आपको थोड़ी रियायत दी। जैसे यहाँ पर मैंने अपने लेबरर्स को रियायत दी है कि चलो जो भी तुमने किया है उसे करते तो हमारी बताई गई रेशो में, लेकिन अपने प्लान को आपकी वजह से कम कर देना क्या कोई अच्छी बात है? शुरू में तो उन्होंने क्या कहा था, 10 घंटे पढ़ना, उन्होंने आपके लिए 8 घंटे कर दिए। तो ये जो 2 घंटे कम कर दिया, ये तो नौटंकी वाली बात हुई ना कि प्लान को कम कर दिया। मतलब बंदे को अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस सुधारनी चाहिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस तो सुधार नहीं पा रहा, प्लान ही कम करे जा रहा है। चलो यार 10 घंटे ही तो कोई बात नहीं, 8 घंटे पढ़ लेते हैं, चलो कोई बात नहीं 7.5 घंटे पढ़ लेते हैं, ऐसे नहीं। सो बेसिकली यील्ड वेरिएंस में जो मैंने अपने प्लान का चेंज किया है लेबरर्स के लिए, यानी ओरिजिनल जो मेरा स्टैंडर्ड था, ओरिजिनल जितना मैंने क्वांटिटी काम करने के लिए कहा था, और जो मैंने उनको सिर्फ समझाने के लिए अपनी क्वांटिटी को चेंज कर दिया, उसका डिफरेंस मुझे यहाँ पर देखना है, उसका डिफरेंस मुझे यहाँ पर देखना है। अगर आप दोबारा देखें तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड जो था वो तो मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसको स्टैंडर्ड रेशो में कहा गया था, और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या हो गया, एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशो में कन्वर्ट कर दिया। अगेन हम उनसे ये कह रहे हैं, भैया करने के लिए तो वैसे ये कहा था, करने के लिए तो शुरुआत में ये कहा था,
तुमको समझाने के लिए बाद में ये रिवाइज कर दे। तो चेंज इन प्लान यहाँ पे देखना है। मतलब अगर ओरिजिनल स्टैंडर्ड, ये फॉर्मूला क्या बना, अब अगेन प्राइस की चर्चा नहीं हो रही तो स्टैंडर्ड प्राइस तो कांस्टेंट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट जो शुरू में हमारे को बोला गया था कि इतनी रखनी है, माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यानी एक्स में हमें बोला गया था शुरू में कि 6000 किलो एक्स लगाना है, 6000 किलो एक्स लगाना है, लेकिन हमने जब अपनी एक्चुअल क्वांटिटी को रेशो में किया तो हमें रियायत दे दी गई कि चलो यार अगर तुमने से जो भी लगाया 6420 लगाते, 6420 लगाते। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ एक्स वाज 8 रुपीज, वाई का स्टैंडर्ड प्राइस था 10 रुपीज। हमने उन्हें कहा था 4000 किलो यूज करना है, और यूजिंग द रेशो हमने उनको बोला कि चलो कोई बात नहीं 4280 ही यूज कर लेते। जो भी तुमने किया 4000, अब देखो उन्होंने ओवरऑल ज्यादा यूज किया, इससे हमारा वेरिएंस तो एडवर्स आएगा, ये बात तय है। अब बात आपको समझ में आ रही है? ओरिजिनल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो रिवीजन किया है, ये जो है ये बेसिकली मैं कहूंगा जो आपका रिवाइज यील्ड वेरिएंस है, ये जो आपने रिवीजन इन प्लान किया है उसकी वजह से आता है, वो कैलकुलेट होता है रिवीजन इन प्लान। अब अगर एक्स देखा जाए तो आपका 6000 kg था माइनस 6420 इंटू 8। यहाँ पर आपको अपने प्लान चेंज करने की वजह से आपने अपने लेबरर्स को समझाने के लिए अपना प्लान चेंज किया, जिस वजह से आपको 3360 का नुकसान है। यहाँ पर 4000 माइनस 4280 280 kg एक्स्ट्रा है इंटू 10 2800 का आपको एडवर्स नुकसान आ रहा है। यानी कुल मिला के आपको 6160 एडवर्स का आपको नुकसान आ गया। अब ध्यान दीजिए 6160 आपका मटेरियल यील्ड वेरिएंस आया। मटेरियल मिक्स वेरिएंस अगर हम ध्यान करें जो हमने कैलकुलेट करा था, आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस जहां तक मुझे ध्यान है दैट वाज 7200 एडवर्स, 7200 एडवर्स। मिक्स वेरिएंस जो है वो मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई का मिला के हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 1040 एडवर्स। नाउ अब आप लोग अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन अगर आप लोग ध्यान दें तो आप मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस शुड बी इक्वल टू योर मटेरियल यूसेज वेरिएंस। क्या ऐसा है? मिक्स वेरिएंस आपका आया है 1040 एडवर्स, यील्ड वेरिएंस आपका आया है 6160 एडवर्स। इन दोनों का टोटल माइनस माइनस है, दोनों को ऐड करोगे 1040 प्लस 6160 दिस वुड बी इक्वल टू 7200 एडवर्स। समझ में आया? ये आपका पूरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस है। शुरुआत में हम लोगों ने देखा इतनी कॉस्ट आनी चाहिए थी, इतनी कॉस्ट आई। फिर हमने देखा यार कॉस्ट की दो वजहें होती है, क्वांटिटी और प्राइस। तो इतनी यूसेज की वजह से वेरिएंस है, इतनी प्राइस की वजह से वेरिएंस है। फिर हमने देखा कि भैया यहाँ पे दो टाइप के मटेरियल हैं, तो इतनी रेशो में मिक्स होना चाहिए था, इतनी रेशो में मिक्स हुआ तो मिक्स वेरिएंस आ गया। फिर हमने जो बचा हुआ है मटेरियल यील्ड वेरिएंस देखा, यानी जो हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी को जो चेंज करके अपने लेबरर्स को समझाने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज कर दिया, वो रिवीजन हमने देखी। ये आपका प्रॉपर सीक्वेंस है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको मैंने प्रॉपर इलैबोरेट तरीके से समझाया है। अगर आप इसको डिटेल में समझेंगे, मटेरियल वेरिएंस आपको अगर समझ में आ गया तो लेबर, ओवरहेड्स, सेल्स, ये सब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। दिस इज द बेसिकली क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर। अब आपके हाथों से कुछ नहीं बचेगा, कोई एमसीक्यू आप लोग हर सॉल्व कर पाओगे। थ्योरेटिकली भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है, थ्योरी हमने और भी पढ़नी है, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, सब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस चीज को मैंने स्लाइड में भी दिखाया है। ये आपके मटेरियल कॉस्ट के दो पार्ट थे, मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूसेज। देन अगर आपके पास दो मटेरियल्स हैं तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस के फर्दर दो पार्ट हो रहे हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस, जिसको मैंने कहा था सब यूसेज या रिवाइज्ड यूसेज भी आप कह सकते हैं। मिक्स वेरिएंस मेनली रिवाइज्ड स्टैंडर्ड
जो आपको बताया, और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस है। रिवाइज स्टैंडर्ड मतलब एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशो में बंदे ने जो यूज किया है उससे एटलीस्ट अगर वो स्टैंडर्ड रेशो में करता तो कितना आता। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ओरिजिनल स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड का डिफरेंस, दिस इज द मेन हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इतना मुश्किल नहीं है। चलिए इसी चीज को मैं आपको एक और तरीके से बताना चाहता हूं। अगर आप क्या कहते हैं, जैसे थोड़ा चीज कई बार क्या होती है, इतनी सारी चीजें आ गई तो एब्जॉर्ब करना मुश्किल होता है, तो एक तरीके से जो रटने वाले बच्चे हैं जिनको कई बार क्या होता है काम वही आता है पेपर में, तो एक टेबुलर तरीके से मैं इस चीज को बताना चाहता हूँ। और टेबुलर बता रहा हूँ, 4 कॉलम्स बनाऊंगा, वो भी कहीं ना कहीं सीक्वेंशियल है। सबसे पहला कॉलम, आपने अपना स्टैंडर्ड प्राइस पे प्रोडक्ट खरीदा, कितनी क्वांटिटी लगाई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इतनी लगानी चाहिए थी। रिवाइज किया तो स्टैंडर्ड प्राइस को रिवाइज कर दिया, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बन गई। स्टैंडर्ड प्राइस पे एक्चुअल क्वांटिटी को लिखना है, पहले 3 कॉलम स्टैंडर्ड प्राइस के हैं, चौथा कॉलम एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी में, दिस इज प्रॉपर एक्चुअल। ये आपके कॉलम्स हो गए आपका फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। चलिए अब ध्यान दीजिए, अगर मैं कॉलम नंबर फर्स्ट में से कॉलम नंबर 4 को माइनस करूं तो ये आपका आ जाता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला बनाने की कोशिश कीजिए, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, इसे हम क्या कहते हैं, एक्चुअल कॉस्ट। दिस इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अगर आप थर्ड में से फोर्थ माइनस करें तो ये आपका आ रहा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस ये हो गया, देखो एक्चुअल क्वांटिटी, यहां भी एक्चुअल क्वांटिटी है, कॉमन हो गई, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस आ गया। अगर आप 1 - 3 करें तो ये आपका आ रहा है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। क्या आ रहा है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। देखो स्टैंडर्ड प्राइस, प्राइस की बात नहीं हो रही, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस देख रहे हैं। 2 - 3 ये आपका आ रहा है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अगेन ध्यान दीजिए, मिक्स वेरिएंस यूसेज का पार्ट है, तो स्टैंडर्ड प्राइस तो कांस्टेंट हो गई, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का मेन डिफरेंस देखा जा रहा है। और लास्ट अगर आप 1 - 2 करें तो ये आपका आ जाएगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। चलिए मटेरियल यील्ड वेरिएंस देखिए, स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस कांस्टेंट में ओरिजिनल स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड का डिफरेंस, ये आपका ओवरऑल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग था। मैंने आपको समराइज्ड फॉर्म में भी बताए हैं, इलैबोरेट भी फॉर्मूला रटवाया नहीं है, आपको टेबुलर तरीके से भी बता दिया। ये अगर आप प्रॉपर एज अ समरी, मैं लास्ट के 2 मिनट में एज अ समरी में बोलूंगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक इज बेसिकली रिलेटेड टू, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक बेसिकली इज रिलेटेड टू योर क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग। ठीक है, जिसमें हमने चेक करना है कि जो हमारा प्लान था, जो हमारे स्टैंडर्ड्स थे, स्टैंडर्ड्स का मतलब समझ गए, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो की वो कैसे होनी चाहिए थी और कैसे हुई, इसका डिफरेंस आपने करना है, गलतियां निकालने का टॉपिक है। क्यों, ताकि आप अपने एम्प्लॉइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकें, परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकें, अप्रेजल कर सकें कि किसने गलती करी, किसने अच्छा काम करा, किसको प्रमोशन मिलनी चाहिए और किसको डांट मिलनी चाहिए। मैनेजमेंट में एक्सेप्शन इससे होती है, देखा जाएगा कौन ज्यादा गलतियां करता है, कौन ज्यादा अच्छा काम करता है। जो ज्यादा गलतियां करता है मैनेजमेंट कहीं ना कहीं ज्यादा ध्यान उस पर देगी, जो अच्छा करता है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जूनियर मैनेजमेंट को डेलीगेट कर सकते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें एमसीक्यू पर्पस से तो काफी एमसीक्यूज और काफी मैच द फॉलोइंग्स इसमें से आते हैं, तो अब ध्यान रखिएगा। इन अभी चैप्टर का हमने सिर्फ मैंने आज इंट्रोडक्शन दिया है, प्रैक्टिकल बड़े बड़े क्वेश्चंस भी करने हैं और बाद में एमसीक्यू भी कराया जाएगा। पूरे तरीके से मैंने आपको तैयारी करानी है, क्योंकि अगर आप पूरे तरीके से करोगे, कई बार क्या होता है सिर्फ एमसीक्यू करते हैं तो सिर्फ 4 ऑप्शंस में से ढूंढना एक गेम है, एक पूरा केबीसी की तरह है जो आना चाहिए। लेकिन अगर इलैबोरेटेड जानकारी नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं कर रखे, तो शायद आप वो भी नहीं कर पाओगे। चलिए आज के लिए मैं आप लोगों को इतना ही कराऊंगा, ठीक है। तो अगली क्लास में फिर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को कंटिन्यू करेंगे। चलिए।
नमस्कार, मैं आप लोगों का दोस्त सी आशीष गुप्ता। आज के लिए हम फिलहाल इतनी ही बात करते हैं। थैंक यू। Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.